हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी इस चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका एक एक्चुअल मीनिंग समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि वाई डज कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई बेसिक रूल होना या एक सेट ऑफ रूल्स बनाना। किसी भी कंट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है और अपने कुछ बेसिक रूल होते हैं, और यही बेसिक रूल और ये ही सेट ऑफ रूल्स ही गाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वर्क करना चाहिए, और इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है जो कि फुटबॉल के गेम के बारे में है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लगता है कि जो फुटबॉल गेम है वो फुट से रिलेटेड गेम है। तो इस गेम के अकॉर्डिंग एक खिलाड़ी है जो वो पैर से फुटबॉल को मारता है, और जो गोलकीपर के अलावा कोई भी जो दूसरा खिलाड़ी होता है वो फुटबॉल को हाथ नहीं लगा सकता। अगर सभी जितने भी प्लेयर्स हैं अगर वो सभी बॉल को हाथ से छूने लगें तो इसे फाउल माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर एक प्लेयर फुटबॉल को हाथ में लेकर एक दूसरे को देने लगे तो फिर क्या इसे फुटबॉल कहा जाएगा? नहीं। इसी तरह जो दूसरे गेम्स होते हैं जैसे कि हॉकी, क्रिकेट आदि, तो उनमें भी कुछ हर गेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं। इन्हीं रूल्स से उन गेम्स को हम अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन गेम्स की तरह ही हमारी सोसाइटी जो है उसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हीं से सोसाइटी का जो फॉर्मेट होता है वो हमें पता लगता है, और डिफरेंट सोसाइटीज़ में हम डिफरेंस कर सकते हैं। जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ क्या होता है कि जैसे कुछ रूल्स हैं उनको आम लोगों की जो उनकी राय होती है उनकी हाँ के ज़रिए उनको तय किया जाता है। जो मॉडर्न इंडिया है इसमें हम ये देखते हैं कि सहमति अब जो लोगों की जो लोग किसी चीज़ पर एग्री करते हैं उसको रिटन रूप में लिया जाता है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसे जो रिटन में जो नियम या रूल्स रेगुलेशन मिलते हैं उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसा कि आप क्लास 6 और 7 में पॉलिटिकल साइंस में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इनमें आपको पढ़ने के बाद क्या ये दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है और इसे रिटन फॉर्म में क्यों रखा गया है, इसे किसने लिखा, इसके कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ की फीचर्स भी होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक कंट्री है उसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। आज अधिकतर जो कंट्रीज़ होती हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं कि वे सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक ही हों, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। शायद ही ऐसी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे चाइना को ले सकते हैं। चाइना के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कई चीज़ों को करने में हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे देश का बेस क्या होगा, यानी यहाँ के लोग कैसे रहना पसंद करेंगे। दूसरा ये कि जो हमारी सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल ये ही नहीं बताता कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी या कैसे काम करेगी, वो ये भी बताता है कि हमारे देश में जो सर्टेन आइडियल्स यानी जो गोल्स हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें लोगों का एग्रीमेंट होता है, यानी वो लोग उसमें विश्वास करते हैं और अपनी कंट्री को सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट आपको ये दो इमेजेस दी गई हैं। ये दोनों ही सिचुएशंस नेपाल की हैं। नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है। 1990 में जो नेपाल का जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था
वो इस बेस पर था कि वहाँ पे जो भी शासन था उसकी जो सारी पावर थी वो राजा के हाथों में थी। जो किंग था वो ही वहाँ की फाइनल अथॉरिटी था। ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. नेपाल में लोगों ने कई सालों तक लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया, लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लास्ट में 2006 में फाइनली जो किंग था उसकी अथॉरिटीज़ को ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। अब जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी तो वहाँ पे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत थी। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। क्योंकि पिछला जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसे इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उसमें वो आइडियल्स नहीं थे जो वो लोग नेपाल के लिए चाहते थे और जिसके लिए वो आज तक लड़ते रहे थे। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. जिस तरह की फुटबॉल के में जो खेलने के उनके रूल्स थे उन्हें बदला नहीं जा सकता, उसी तरह नेपाल में भी जो मोनार्ची थी, जो राजतंत्र था, उसकी जगह अगर डेमोक्रेसी अब आ गई थी तो डेमोक्रेसी के नियम तो उन्हें बदलने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या था कि एक नई सोसाइटी को डेवलप किया गया। यही कारण था कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अडॉप्ट किया। द कैप्शन अलॉन्गसाइड एलेबोरेट्स नेपाल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो ऊपर के जो चित्र दिए गए थे उसमें यही था कि लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में इनको बताया गया था कि लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए कैसे कैसे स्ट्रगल किया। अब यहाँ पे ये देखिए, द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। There was a people's struggle in 1990, the established democracy that lasted for 12 years until 2002. नेपाल में जो डेमोक्रेसी थी उसके लिए लोगों ने काफ़ी मूवमेंट किए। 1990 में जो लोगों ने स्ट्रगल किया उसके बाद डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि पूरे 12 साल तक डेमोक्रेसी की व्यवस्था 2002 तक रही। अक्टूबर 2002 में राजा जो ज्ञानेंद्र थे उन्होंने गांव में जो माओवादी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके इफ़ेक्ट को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के जो कितने भी काम थे उन्हें अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद फरवरी 2005 में जो वहाँ के किंग थे उन्होंने पूरी तरह से वहाँ की सत्ता अपने हाथों में ले ली कि वो पूरी तरह से नेपाल के शासक बन गए थे। लेकिन जो वहाँ का माओवादी संगठन था, नवंबर 2005 में जो माओवादी संगठन था उन्होंने पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे उनके साथ एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। इसके अकॉर्डिंग जो आम लोग थे वो लोकतंत्र, इसके अलावा आम लोगों को वहाँ पे डेमोक्रेसी और पीस की उनमें एक उम्मीद लग रही थी कि हाँ अब नेपाल में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेमोक्रेसी के लिए जो लोगों के मूवमेंट थे वो चलते रहे। 2006 तक ये अपने बिल्कुल हाइट पर आ चुके थे। जो आंदोलनकारी थे, जो लोग थे जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें जो राजा की तरफ से, किंग की तरफ से जो छोटी मोटी कुछ भी रियायतें या कुछ भी फैसिलिटीज़ जो उन्हें दी गई थी उन्होंने मना कर दिया। और आखिरकार अप्रैल 2006 में जो वहाँ के किंग थे उन्होंने जो थर्ड वहाँ की संसद थी उसे रख के राजनीतिक दल थे जो उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया, जो वहाँ के पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन्हें गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया। 2008 में वहाँ पे मोनार्ची को ख़त्म कर दिया गया। जो राजतंत्र थे, जो राजा थे, उनकी पावर को बिल्कुल ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। 2006 में डेमोक्रेसी की जो मांग थी उसे लेकर चलने वाले ये दोनों पिक्चर्स आपकी उसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम।
संविधान का जो दूसरा जो मेन पर्पस होता है वो है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जो देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं उन्हें डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर, जो देश का जो रूल होगा, वो सारी पावर जो होगी वो राजा और उन्हीं की जो मिनिस्ट्री होगी उनके हाथों में रहेगी। जिन भी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है या राज्य व्यवस्था चुनी हुई है, वहाँ पे जो डिसीज़न लेने का जो प्रोसेस है, जो रूल्स बनाए जाते हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. जो डेमोक्रेसी है उसमें हमारे लीडर को हम लोग खुद चुनते हैं, हम खुद उनको चुनते हैं ताकि वो हमारे बिहाव पर अपनी पावर का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर सकें। However, there is always the possibilities that these leaders might misuse their authority and the Constitution usually provides safeguards against this. ऐसा हो सकता है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी जो उनकी पावर है उसका वो लोग मिसयूज़ करें, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अगर लोगों के साथ अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे तो ये लोगों के साथ काफ़ी इनजस्टिस होगा। इस एग्जांपल को हम नीचे दिए गई इन एक छोटी सी स्टोरी या पिक्चर्स है, इनमें आपको एक क्लासरूम सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का सुरेश है जो कि अपनी क्लास का मॉनिटर है। ही इज़ ए बुली। वो काफ़ी एक डोमिनेटिंग नेचर का लड़का है जो कि दूसरों पर अपना रौब दिखाता है और जो उसके क्लासमेट्स हैं वो भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक बार उनकी जो क्लास टीचर है मिसिज राव उन्हें किसी काम से क्लास से बाहर जाना पड़ता है। वो सुरेश से कहती हैं कि तुम क्लास का ध्यान रखोगे। जो सुरेश है वो अपनी क्लास के ही एक दूसरे लड़के अनिल को तंग करने लगता है। वो अनिल से कहता है कि आज मैं मिसिज राव से तुम्हारी शिकायत करूँगा, लेकिन अनिल कहता है कि मैंने क्या किया है। अब जब मिसिज राव क्लास में वापस आती हैं तो सुरेश उनसे कहता है कि जब आप बाहर गई थी तो अनिल क्लास में शोर करके सभी को परेशान कर रहा था और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तब मिसिज राव अनिल को पनिश करती हैं कि आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना होगा और 100 बार तुम्हें लिखना होगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। बट वो अनिल कहता है कि मैम मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो इस पिक्चर में आपने देखा कि जैसे उस जो मॉनिटर है सुरेश, उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। Democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे नियम को ऐसे जो रूल्स होते हैं उन्हें ले डाउन करता है जिसके थ्रू जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे बहुत से लॉज को फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में मेंशन किया गया है। Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experiences in school from our class 7th book? आपकी क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, कि जो दलित राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्हें कितने डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज ए दलित। क्योंकि इस डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न था कि वो दलित थे, उन्हें पूरे स्कूल में झाड़ू भी लगानी पड़ी थी। यू रीड अबाउट how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस देश के सभी सिटीजन्स को, सभी पीपल्स को इक्वलिटी का राइट देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सभी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, उनमें उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनकी नस्ल,
उनकी जाति, उनके और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनमें कभी भी कोई भेदभाव या कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार जो इक्वालिटी का राइट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया एक फंडामेंटल राइट है। तो अब यहाँ अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन ए डेमोक्रेसी इज टू एंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है कि कोई भी पावरफुल ग्रुप दूसरे लेस पावरफुल ग्रुप या लोगों पर अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। इसके जैसे कि नीचे आपको एक स्टोरी बोर्ड में समझाया गया है कि जैसे कि एक स्कूल में गेम्स पीरियड शुरू होने वाला है, तो कुछ गर्ल्स होती हैं, वो आती हैं, वो कहती हैं कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे, लेकिन जो बॉयज़ आते हैं वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए द टीचर्स डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद ए शो ऑफ हैंड्स। तो इसमें वो बॉयज़ जीतते हैं और वो कहते हैं कि हम जीत गए। यहाँ पे गर्ल्स बोलती हैं कि हमेशा हमें वही काम करना पड़ता है जो कि बॉयज़ कहते हैं, क्योंकि क्लास में उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो वो दूसरी गर्ल से ये कहती है कि जो टीचर हैं उन्हें कोई दूसरा मतलब आइडिया लेना चाहिए था जिससे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके और हमारी बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए था। इस तरह से सच unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests। तो इस तरह से जो ये अनहेल्दी सिचुएशंस हैं ये हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी हो सकती हैं, जहाँ पे कि क्या होता है कि जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि माइनॉरिटी वाले लोग उस पर एग्री नहीं होते और इसमें उनका काफ़ी लॉस भी होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस स्टोरी बोर्ड में देखा। एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। जो हर सोसाइटी होती है, हर सोसाइटी में टिरेनी मतलब निरंकुशता या जो लोगों का जो इन्फ्लुएंस होता है, उनका जो रूलिंग इफेक्ट होता है, वो उसका जो खतरा है वो हर सोसाइटी में बना रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन नियमों का, इन रूल्स बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं जो वो उन चीज़ों में पीछे ना रह जाएं जो कि नॉर्मली मेजॉरिटी कुल वाले लोगों को मिलती हैं। तो जो माइनॉरिटी वाले लोग होते हैं उन पर मेजॉरिटी का जो इन्फ्लुएंस होता है उसे रोकने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करता है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। तो इस तरह से जैसे कि एक कम्युनिटी का किसी दूसरी कम्युनिटी पे जो इन्फ्लुएंस होता है उसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहा जाता है। और एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों का जब दूसरे लोगों पर, जैसे कि कुछ अमीरों का कुछ गरीब लोगों पर अगर इन्फ्लुएंस हो, वो उन पर अपना रौब दिखाते हों, तो उसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। आई रिपीट, जब एक कम्युनिटी के लोग किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, ये दो कम्युनिटीज़ हैं। अगर मुस्लिम्स हिंदू को सरप्रेस करते हैं या हिंदू मुस्लिम्स को करते हैं तो ये इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होगा। और जब एक ही कम्युनिटी के कुछ लोग अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं, लाइक अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को सरप्रेस करते हैं या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, तो ये इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन होगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपके थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। कि अब नेक्स्ट थर्ड आपका सिग्निफिकेंट रीज़न क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें अपने आप से बचाता है। तो पहले हमने दो सिग्निफिकेंट रीज़न ये देखे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें किस किस चीज़ से प्रिवेंट करता है। टायरेनी से प्रिवेंट करता है,
डोमिनेशन से प्रिवेंट करता है, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी दोनों का किसी का भी हो सकता है वो। अब थर्ड ये है कि सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। सुनने में ये थोड़ा स्ट्रेंज साउंड करता है कि ये हमें अपने आप से कैसे बचाता है, बट इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि कई बार हम किसी इशू पर कुछ ऐसा स्ट्रांगली फील करते हैं कि कुछ ऐसे डिसीज़न बना लेते हैं जो कि हमारे लिए लॉन्गर इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं या आगे जाकर हमारे लिए सही नहीं होते, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे रॉन्ग डिसीज़न लेने से बचाता है। जैसे कि आपको नीचे ये स्टोरी बोर्ड दिया गया है, इसमें शबनम एक लड़की है, वो काफ़ी कंफ्यूज है, वो एक मुश्किल में है, उसे एक डिसीज़न लेना है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट। वो सोच रही है कि कल के टेस्ट के लिए उसे 2 चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं, और लेकिन ये टाइम जो है वो उसके फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है। तो अब वो ये सोचती है कि अगर मुझे ये देखना चाहिए, अगर वो टीवी देखेगी तो उसकी रिवीजन रह जाएगी। तब उसकी मदर शबनम से पूछती हैं कि तुम इतना वरीड क्यों लग रही हो। तब शबनम उन्हें बताती हैं कि आई वॉन्ट टू वॉच हिज टीवी प्रोग्राम बट आई हैव ए टेस्ट टुमारो, कि मेरा ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ लेकिन कल मेरा टेस्ट भी है। अब इसमें अगर आप टीवी ना देखें तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। देन आई मे नॉट बी टेम्प्ड। तो इसका मतलब है कि उसे भी टीवी देखने का लालच नहीं आएगा। इट इज़ ए गुड थिंग आई डिडंट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। अब अगले दिन जब वो टेस्ट दे रही है तो वो ये सोचती है कि टीवी ना देखने का उसने जो डिसीज़न लिया था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो उसका टेस्ट था उसमें उनके 2 चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि शबनम ने जो ये डिसीज़न लिया टीवी ना देखने का, वो उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिया। अब उसके पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की, उसके पेरेंट्स ने उन्हें अपनी टीवी को देखना भी छोड़ा, तभी वो शबनम भी छोड़ पाई और उसने अपने लेसन्स रिवाइज़ किए। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. तो इस पैराग्राफ में जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में आपको डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल दिया गया है कि आप सपोज़ कीजिए कि आपको जैसे किसी को ये फील हुआ कि डेमोक्रेसी हमारे लिए सही नहीं है, डेमोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी करप्ट हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल इमोशंस में आकर कुछ भी कह सकता है। वो ये डिसीज़न ले सकते हैं कि अगर डिक्टेटरशिप होती तो अच्छा होता, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया या उन्हें ये समझ नहीं आ सकता कि जो डिक्टेटरशिप है वो लॉन्ग रन के लिए सही नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे डेमोक्रेसी में आपको बेसिक राइट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे इक्वल राइट्स मिलते हैं जो कि डिक्टेटरशिप में आपसे छीन लिए जा सकते हैं। आपसे आपकी फ्रीडम, लिबर्टी छीनी जा सकती है, और तब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो सारी पावर एक ही पर्सन के हाथ में चली जाएगी। तो ऐसे रॉन्ग डिसीज़न जो हम लेते हैं उन्हें लेने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है, क्योंकि हम हमेशा तो सही नहीं हो सकते ना, हम भी गलत डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट है, A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. विम्स का क्या मतलब है? विम्स वो होते हैं कि जैसे अगर हम कोई रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं, कोई इमोशंस में आकर, कोई फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई डिसीज़न लेना है, तो उसके चक्कर में, विम्स के चक्कर में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं करता। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो विम्स को अलाउ नहीं करता, एंड ना ही ये अपने प्रोविज़न्स को इतना इजीली ओवरथ्रो करता है, जो प्रोविज़न्स हमारे राइट्स को बचा कर रखते हैं, जो हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे पास फ्रीडम है, सभी के पास इक्वल राइट्स हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर जो भी राइट्स हैं उन्हें कौन बचा कर रखता है? उन्हें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है।
इसके जो भी प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इन विम्स के चक्कर में इन प्रोविजंस को बदला नहीं जा सकता। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड और फ्लेक्सिबल भी है। जब जहाँ ज़रूरत होगी अमेंडमेंट्स कर दिए जाते हैं, मतलब संशोधन कर दिए जाते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। डेमोक्रेसी है तो है। हमारा सेकंड टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इसके फर्स्ट टॉपिक में जो कि हमारा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, हमने वो पढ़ा था। उसके अलावा हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. तो इसमें ये है कि जो 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, यानी कि 901, 902, 3, 4 एंड सो ऑन, कि ये जो टाइम था उस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, मैन वीमेन जो भी थे, सब उस समय इसके ज़रिए इंडिया की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी एक ही फीलिंग थी कि ब्रिटिश रूल से इंडिया को फ्रीडम दिलानी है और ब्रिटिश रूल को इंडिया से इरेडिकेट करना है, मतलब उसे ख़त्म करना है। ये सब लोग इसके लिए स्ट्रगल कर तो रहे थे और लोगों में एक एक्टिवनेस थी, उनके मन में डू एंड डाई की फीलिंग्स थी। जो भी नेशनलिस्ट थे, जो भी यहाँ पे नेशनलिस्ट थे, वो ये चाहते थे कि इंडिया को किस तरह से फ्रीडम दिला सकें वो। अब नेशनलिस्ट कौन होते हैं? ऐसे पर्सन या ग्रुप जो कि अपने एरिया, रीजन या अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ओके, तो जो भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो तब इंडिया कैसा होना चाहिए। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. तो ब्रिटिश रूल के अंडर में उन्हें जिन रूल्स को ओबे करना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, उनसे वो फोर्सली ओबे करवाए जाते थे। एक जो कॉलोनियल स्टेट था, कॉलोनियल स्टेट के समय इंडियंस का जो लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा था उनकी डिक्टेटरशिप को लेकर, उसने उनके सामने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो फ्री इंडिया होगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, उसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहाँ की एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, जहाँ पे कि हर सिटीज़न इक्वली ट्रीट होगा, जिसे कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन अलाउ होगी। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine the functioning. तो इसमें यह था कि प्रत्येक जो सिटीज़न होगा वो उसे इक्वल माना जाएगा और उसकी सरकार की पार्टिसिपेशन में भी उसे अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा क्या था कि जो इंडियंस थे उन्हें ये भी डिसाइड करना था कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो कैसे बनेगी, उसका वर्किंग पैटर्न क्या होगा, वो कैसे काम करेगी। तो ये जो जितना ज़्यादा काम था ये किसी एक पर्सन अकेला नहीं कर सकता था। इसके लिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेट किया गया जिसमें कि 300 मेंबर्स थे। के थ्रू इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, There was an extraordinary sense of unity amongst the members of the Constituent Assembly. तो जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनके बीच में जो यूनिटी थी वो मतलब बहुत ज़्यादा थी। यूनिटी की फीलिंग्स उनमें बहुत ज़्यादा थी। जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए प्रोविज़न्स बनाने थे, उन पर पूरा ध्यान दिया गया, डिटेल्ड डिस्कशन हुआ और साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ के भी एफ़र्ट्स किए गए। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी इशू पर सभी एग्री नहीं होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के भी सिंसियर एफ़र्ट्स हुए थे। एंड रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कंसेंसस।
तो इसमें कि उस एग्रीमेंट तक पहुंचा जाए थ्रू कंसेंसस का मतलब है कि सभी की सहमति से एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सभी की डाइवर्सिटी और सभी की बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाए। जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोमिनेंट मेंबर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें ही यहाँ पे शो किया गया है। अब देखिए इस तरफ, These members of Constituent Assembly had a huge task before them. तो जो Constituent Assembly के members थे उनके सामने एक और भी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि जैसे कि हमारा देश जो है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, उन्हें इस डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना था। तो जो ये मेंबर्स थे इन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कि इन्होंने ये दिया कि जो नेशनल यूनिटी है उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा और जितने भी सभी ग्रुप्स के लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, सभी पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ सभी की लैंग्वेज भी एक नहीं है और जो लोगों का जो रिलीजन है वो भी डिफरेंट है, तो इस तरह से सभी लोग अलग अलग कल्चर से भी आते हैं। तो जिस समय ये संविधान लिखा जा रहा था तो इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। तो उस समय जो इंडिया था उस समय हर तरफ लोगों में एक घबराहट का माहौल था, हर तरफ उथल पुथल थी। The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. तो यहाँ पे ये भी था कि जो भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन होना था वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको उसे भी देखना था, और जो प्रिंसली स्टेट्स, कुछ रियासतें जिनमें कि जैसे कि जो राजा थे वो फ्रीली रूल करते थे अपनी स्टेट्स पर, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें भी अपना कोई फ्यूचर उनके लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो किधर जाएं, वो इंडिया में रहें या पाकिस्तान में जाएं। तो यहाँ पे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोमिनेंट मेंबर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का काम किया था। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. तो संविधान सभा के जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके सामने इतने सारे इश्यूज थे। उन्हें उस समय की जो जनता थी, जो इंडिया के लोग थे, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो भी काफ़ी ख़राब थी, उन्हें उसको भी देखना था। लेकिन उन्होंने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत समझदारी से और आपस के अंडरस्टैंडिंग से इसे पूरा किया, जिसमें कि उन्होंने ऐसा एक दस्तावेज़ भी बनाया, जो कि उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें जो नेशनल यूनिटी है उसे भी बनाए रखा और डाइवर्सिटी को भी पूरी रिस्पेक्ट दी। उन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट तैयार किया था, ये डॉक्यूमेंट ये रिफ्लेक्ट करता था कि जो इंडिया है उससे पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए और जो जनप्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके इलेक्शन में जो जनता है उसका इम्पोर्टेंट रोल हो, इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। अब यहाँ देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled castes get some safeguards if the draft Constitution. तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, उनका ऐसा विश्वास था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका जो पार्टीशन है, उन्हें जो शामिल किया गया है इसे बनाने में, तो उससे जो अनुसूचित जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में कुछ सेफ गार्ड मिलेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था कि इन शेड्यूल कास्ट के लिए चाहे रूल बन गए हों
लेकिन जो लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेनली सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है, जो हिंदू ऑफिसर्स थे उनके ही हाथों में था। He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services। तो यहाँ पे इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनसे ये अर्ज भी किया था कि वे गवर्नमेंट में जो ये सिविल सर्विसेज हैं उनमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं, उनमें बढ़ चढ़कर आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with। तो यहाँ पे पढ़ते समय इन बातों को भी अपने माइंड में आप ज़रूर रखिए कि जो लोग थे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उनके दिमाग में जो उस समय वो इन प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, उन्होंने कंसर्न किया था इन बातों को कि डाइवर्सिटी को भी कोई भी नुकसान ना हो, यूनिटी भी बनी रहे और जो लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक है कंडीशंस है उसे भी रिफॉर्म किया जाए, उसे भी सुधारा जाए। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पॉवर्टी है उसे भी रिमूव किया जाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता था। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राइड टू बैलेंस दीज कंसर्न्स विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसमें ये देखिए कि जो इन डॉक्यूमेंट्स को लिखने वाले थे और उससे ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसे एक पावरफुल डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए उन लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया होगा और इसके लिए उन्होंने कितने जो डिबेट्स हुई थी, जो डिस्कशंस हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपने डिसीजंस लिए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों हुई। फ्री इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की गई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉर्मेट किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने किस किस इशू पर अपना कंसर्न दिखाया, जैसे कि डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, पॉवर्टी है, एट्सेट्रा। और आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का वर्डली मीन होता है संघवाद। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो ये इस चीज़ को रेफ़र करता है कि देश में जो सरकार के जो लेवल होगा वो एक से ज़्यादा होंगे। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो पावर होगी वो सिर्फ एक ही हाथ में ना हो, उस पावर को डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि आप ये देखिए कि इतने बड़े नेशन को एक सिंगल पर्सन या एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसी वजह से जो पावर है उसे डिवाइड कर दिया जाए और इसी को ही फेडरलिज्म कहा जाता है। तो अब ये देखिए कि फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों होती है। इसको इसलिए रखा गया कि लोगों में यूनिटी बनी रहे, उनकी डाइवर्सिटी जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो, उनमें आपस में एक सामंजस्य बिठाने के लिए, पीस और हार्मनी बिठाने के लिए फेडरलिज्म की ज़रूरत होती है। तो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल की है और सेंटर लेवल की है। पंचायती राज इज़ द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। और जो थर्ड टियर है, जो थर्ड लेवल है, वो है लोकल का, जो कि पंचायती राज है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पर होता है। ये इसे आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। We looked at the functioning of the state government in your class 7th book। क्लास 7th में आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में रीड कर चुके हैं। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें इस क्लास 8th में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में रीड करेंगे।
The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi. तो इसमें ये है कि भारत जो इंडिया है उसमें इतनी सारी कम्युनिटीज़ की जो प्रेजेंस है, उसका सीधा सा मतलब यहाँ है कि जो रूल है, जो रूलिंग सिस्टम है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसमें सिर्फ ये है कि जो ये दिल्ली में बैठे कुछ लोग हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ पावर उन्हीं के हाथ में रहे, जो जितने भी फैसले लेने हैं सिर्फ जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वही ना लें। एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन, जो किसी भी लोगों सभी लोगों के लिए जो डिसीजन लेने हैं वो सिर्फ वहाँ बैठे लोग ना लें। इसलिए instead it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. तो इसके बदले क्या था कि एक दूसरा लेवल हो गवर्नमेंट का, जो कि स्टेट लेवल पर हो, वो अपने जो वहाँ के अपने एरिया के हिसाब से अपने डिसीज़न ले सके, और इसमें क्या होता है कि जिससे डाइवर्सिटी एक्सप्लॉइट नहीं होगी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए पूरी ऑटोनॉमी हो, मतलब कि उनके पास अपनी स्वतंत्रता होती है। बट subject of national concern required that all of these states follow the laws of central government. बट जब बात आती है नेशनल कंसर्न की, जो कि हमारे देश से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड मैटर होते हैं, तो तब जो लॉज बनेंगे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी उन लॉज को फॉलो करना होगा। The Constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट को कहते हैं सूचियाँ, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट दी गई हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जो 3 लिस्ट हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्क्रीट लिस्ट। तो जो ये फर्स्ट यूनियन लिस्ट है ये सेंट्रल लेवल के लिए होती है, स्टेट लिस्ट है जो स्टेट लेवल के लिए, और जो कॉन्क्रीट लिस्ट है उसमें पावर को शेयर किया जाता है। In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. और इसके साथ ही एक एडिशनली ये भी होता है कि जो इसमें जो ये जितने भी लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, ये किन किन इश्यूज़ पर लॉज बनाते हैं। उसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी डिसाइड करता है कि हर लेवल की जो गवर्नमेंट होगी वो अपने वर्क के लिए, अपने कामों के लिए जो पैसा होगा उसका जो इंतज़ाम है वो कहाँ से कर सकती है। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. तो अंडर फेडरलिज्म के अंदर क्या है कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये स्टेट होते हैं, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अपनी अपनी अथॉरिटीज़ मिली हुई होती हैं, जिस वजह से कि ये अपने काम को अच्छे से कर सकें। और इन्हें ये अथॉरिटीज़ कौन देता है? इन्हें ये अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. तो जो इंडिया के जो सभी लोग हैं वो इन सभी लेवल्स की गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए लॉज और उनकी पॉलिसीज़ के अंदर ही आते हैं और इन्हीं के द्वारा बनाए गए लॉज और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। अब हमारा सेकंड इसका की फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की फॉर्म कितनी होती हैं। गवर्नमेंट की 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री, दूसरी होती है
प्रेसिडेंशियली। तो इसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें स्टेट के हेड पीएम होते हैं, और जो दूसरी प्रेसिडेंशियली फॉर्म है उसमें स्टेट के हेड प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है वो स्टेट यानी कि राज्य के लिए नहीं है, वो यहाँ पे कंट्री के लिए यूज़ हुआ है। इस स्टेट वर्ड को हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। The different tiers of government that you just read about consist of representative who are elected by the people. तो जो गवर्नमेंट के जो सभी लेवल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है? उन्हें जनता इलेक्ट करती है। जो हम लोग हैं हम उन्हें इसके लिए चुनते हैं। तो इसमें आपने क्लास 7th में आपने कांता की स्टोरी शायद आपको याद हो, जब वो कांता वोट कास्टिंग के लिए जाती है तो वहाँ पे उसमें जो एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको वोट डालने का जो राइट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। Who was standing in line to vote during an election? जो कि कांता है वो इलेक्शन के समय लाइन में खड़ी होती है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखिए कि आपको एक वोटिंग डे की पिक्चर दी गई है जिसमें लोग अपनी वोट डालने के लिए आए हैं और वो लाइन में खड़े हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि जो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है कि जो 18+ हैं उन्हें सभी को, जो एडल्ट पर्सन हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पे सफरेज का मतलब होता है मत देने का अधिकार या राइट ऑफ वोट। जब मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जब ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तब इन्होंने इस बात को फील किया था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, जो ये स्वतंत्रता जो संघर्ष हुआ था, उससे ना केवल डेमोक्रेटिक थॉट एनकरेज हुई, डेमोक्रेटिक जो लोगों का माइंड था वो उसे एनकरेज करने में हेल्प हुआ, और इसके साथ ही उन्हें ये लगता था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बाद जो ट्रेडिशनल कास्ट या क्लास या जो ये जेंडर हायरार्कीज है, इनकी जो क्लचेस हैं इन्हें तोड़ने में भी हेल्प मिलेगी। क्लचेस मतलब इन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में ये नहीं देखा जाता कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है, बस आपकी एज 18+ होनी चाहिए। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. तो इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं इंडिया के वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने में उनका डायरेक्ट रोल होता है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। तो इसमें यह है कि जो इंडिया का जो सिटीज़न है उसकी जो सोशल बैकग्राउंड है वो चाहे कैसा भी हो, वही बात है कि चाहे वो अमीर है गरीब है, उसका जेंडर कोई भी हो, उसकी कास्ट कोई भी हो, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है। मेनली बस इतना है कि एज उसकी 18+ होनी चाहिए। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन लोगों को ये सिटीजन्स चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, ये अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, आंसरेबल होते हैं, इन्हें जनता के हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर जैसे कि कोई महंगाई बढ़ती है तो महंगाई क्यों बढ़ी, उसके बदले में लोग इन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वो अपने जो उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको वो स्लोगन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं जिससे कि वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे इन्हें इन सब बातों का जवाब देना होगा। You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book.
इसी बुक के चैप्टर 2 में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका जो ये फंक्शनिंग होती है, जो वो काम करते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है की फीचर में सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे ये हेडिंग देखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट की पावर होती है उसे सेपरेट कर दिया जाता है, मतलब उस पावर को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि देखिए कि इतना बड़ा जो नेशन है उसे अच्छे से गवर्न करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सारी पावर को एक ही हाथ में दे दिया जाए। तो यहाँ पे ये है कि इन तीनों पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किन किन में होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन, 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये 3 इसके ऑर्गन्स होते हैं। इन तीनों ऑर्गन्स का हमें आगे पहले देखने से पहले हम यहाँ पे इनका वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इनका मीनिंग समझ आ गया तो आपको इनके फंक्शन को समझना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, मेक करना। तो यहाँ पर ये बात हो रही है लॉज की। तो जो लेजिस्लेचर का काम है वो है लॉज को बनाना, यानी मेकिंग ऑफ लॉज। सेकंड है एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है किसी भी प्लान को एक्शन में लाना। तो लेजिस्लेचर ने जो प्लान बनाए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना। तो लॉज को इम्प्लीमेंट करना या उन्हें एक्शन में लाने का काम कौन करता है, उन्हें एक्शन में लाने का काम कौन करता है, सेकंड ऑर्गन जो है एग्जीक्यूटिव। एंड नाउ थर्ड वन इज जुडिशरी। तो जो कोर्ट सिस्टम है जैसे सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनरी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स आते हैं जो कि हैंडल करते हैं जुडिशरी सिस्टम को, न्याय व्यवस्था को। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इनका मीनिंग तो समझ आ गया होगा और इसके साथ ही कुछ इनके फंक्शंस भी। तो अब आपके लिए इस चीज़ को अंडरस्टूड करना इजी हो जाएगा कि इन तीनों ऑर्गन्स की पावर क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपसे MCQ फॉर्म में पूछा भी जा सकता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implementing laws and running the government। वही जो मैंने आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो उनके जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना और गवर्नमेंट कैसे रन करेगी इस चीज़ को देखना। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। जुडिशरी के बारे में पूरी डिटेल में आप इसी बुक में यूनिट 3 में देखेंगे। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, कि हमारे देश में जो कोर्ट सिस्टम है वो कैसा है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers। तो जो गवर्नमेंट है उसका जो कोई भी ऑर्गन है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसे रोकने के लिए कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं। और इन सभी जो ऑर्गन्स हैं इनकी जो पावर होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। हालांकि इनकी जो पावर है वो उन्हें बांट दिया गया है। Through this, each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of power between all other। तो ये जो सेपरेशन हुआ है इनकी पावर का, इसमें ये क्या होता है कि जो एक ऑर्गन है इसके बावजूद अपनी पावर के सेपरेशन के बाद भी जो एक ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पर कंट्रोल रखता है। कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी काम को नहीं कर सकता। और इस तरह से जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनके बीच जो ये गवर्नमेंट है उसका बैलेंस बना रहता है। अब यहाँ है, द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर।
दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टेट वर्ड है वो इस लेसन में आपके स्टेट सिर्फ राज्य के लिए नहीं यूज़ हुआ, ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ हुआ है, कंट्री के लिए यूज़ हुआ है। रादर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का, जब हम स्टेट वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम उसे सरकार से, गवर्नमेंट से अलग मीनिंग में लेते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉज बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, लेकिन क्या होता है कि जो इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट बदल भी सकती है, वो चेंज भी हो जाती है, पर राज्य जो स्टेट है वो एक ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉवरेनिटी को, जो कि संप्रभुता को रिप्रेजेंट करता है। तो इन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन स्टेट है, नेपाली स्टेट आदि की बात कर सकते हैं, इंडियन स्टेट को एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडियन स्टेट की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सरकार या कार्यपालिका, सरकार जो कि है वो स्टेट का एक पार्ट होती है। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। जैसा कि लिखा गया है, द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट। तो जो ये स्टेट वर्ड है इसका मतलब गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, उसे गवर्नमेंट के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिस इज़ आवर फोर्थ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फंडामेंटल राइट्स। The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 तरह की होती है। पहला मोनार्की, दूसरा डिक्टेटरशिप एंड थर्ड इज़ डेमोक्रेसी। तो जो मोनार्की है उसमें कौन रूल करता है? एक किंग होता है जो कि रूल करता है। सेकंड है डिक्टेटरशिप, जिसमें कि एक पावरफुल पर्सन रूल करता है। थर्ड वन इज़ डेमोक्रेसी, जिसमें जनता रूल करती है। तो अब जनता कैसे रूल कर सकती है? तो देखिए, जनता 2 तरह से रोल प्ले करती है, अपना 2 तरीके से रूल करती है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट रूल में ऐसे हैं कि जो जनता है उनमें से कोई एज ए कंटेस्टेंट चुनाव लड़ सकता है, तो ये तो है उनका डायरेक्ट रोल। और दूसरा इनडायरेक्ट ही है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो कि जनता के बिहाव पर गवर्नमेंट को रन करते हैं और उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ हमारी डेमोक्रेसी है, जनता का राज है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि पहले इंडिया में भी मोनार्की सिस्टम ही था। तो जो किंग थे, पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल्स आए, फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने यहाँ ट्रेडिंग शुरू किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रूल किया। 1857 में यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुआ। उसके बाद जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई और 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी के बारे में सोचा गया। उससे पहले क्या था कि यहाँ पे जैसे जो भी मोनार्की थी या ब्रिटिश रूल था, उस समय जो इंडियंस थे, जो लोग थे यहाँ के, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी फ्रीडम नहीं थी। उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, अपनी मर्जी से वो कोई भी जॉब वगैरह नहीं चुन सकते थे। तो यही कारण था कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि इस पावर के मिसयूज़ को रोकने के लिए कुछ जो राइट्स हैं वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए। तो इसलिए जो एवरी इंडियंस है, जो हर इंडियन है, उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए जो कि उन्हें
इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट पावर के मिसयूज होने से बचाते हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जो लोगों को जो स्टेट की जो पावर होती है उसे उसका आर्बिट्रेरीनेस मतलब उसकी जो मनमाने तरीके से जो वो अपनी यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर को, उसको रोकने में हेल्प करते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals। तो इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें स्टेट और दूसरे जो पर्सन होते हैं जो लोग होते हैं उनके सामने लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। कि मतलब जो भी हैं कोई भी सामने चाहे स्टेट है चाहे कोई दूसरा पावरफुल पर्सन है या इंडिविजुअल पर्सन है, वो आपके जो भी आपको राइट्स दिए गए हैं उनका हनन नहीं कर सकता, उनका मिसयूज़ नहीं कर सकता। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the Constitution to include rights that would protect their groups। तो अब यहाँ पे क्या था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी वो भी ये चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें भी कुछ राइट्स दिए जाएं जो कि उनके ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकें। The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority। तो इसमें क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस बात की गारंटी देता है कि वो मेजॉरिटी के अगेंस्ट माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसके टू फोल्ड्स हैं, इस जो इनके राइट्स हैं उसके टू फोल्ड्स हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। पहला तो ये है कि जो हर सिटीजन है उसकी जो पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन में हो कि वो अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सके। कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई आपको परेशान करता है तो आप अपने उस राइट के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। और दूसरा ये था कि जो ये राइट है ये हर उस पावर और उस इंस्टीट्यूशन के लिए फाउंडेशन हो जिन्होंने कि ये लॉज जिन्हें कि ये लॉज बनाने के राइट दिए गए हैं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ ए सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके साथ ही जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट और रखा गया था, एक सेक्शन और रखा गया था जिसका नाम था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें की नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज ए गाइड to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व थे, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इन्हें क्या था कि समाज के सामाजिक और जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनके लिए इन्हें लाया गया था। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट और इन राइट्स और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम डिफरेंस देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो पॉलिटिकली थे और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो वे लोग चाहते थे, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो ये चाहते थे कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट है, उसकी जो सिटीज़न है, वहाँ की जो जनता है, उसकी पॉवर्टी को दूर करने वाले लॉज और पॉलिसीज़ बनाते हुए इन सिद्धांतों को चलाने के लिए वो हमेशा इन्हें अपने एक मार्गदर्शक के रूप में, मतलब एक
जो कि उन्हें कोई चीज़ आगे लेकर जाने के लिए हेल्प करे, उस रूप में वो इन्हें अपने सामने रखे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट दिया गया है लोगों को वो है समानता का अधिकार, कि सभी लोग बराबर हैं। यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। सभी लोगों के लिए देश का कानून बराबर ही सुरक्षा उन्हें देगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हों, कोई भी कास्ट हो, चाहे उनका कोई भी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। इस किसी भी बेसिस पर उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एट्सेट्रा, कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगे, चाहे वो होटल्स हैं, शॉप्स हैं, तो इन सभी पर उन सभी को बराबर जाने का अधिकार होगा। ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई जो गरीब है वो नहीं जा सकता। और जॉब के मामले में भी जो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी देखा जाए तो जो स्टेट है उसने किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। और जो ये आपको यहाँ पे अनटचेबिलिटी दिया गया है, अनटचेबिलिटी को तो पहले ही एबॉलिश किया जा चुका है। राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट दूसरा हमारा अधिकार है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। तो जो ये राइट है इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एक तो उनको फ्रीडम है स्पीच की, अपने किसी भी बात को कहने की, और जो भी वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, और देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की, वहाँ पे रहने की, उसके अलावा अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस को चलाने की, ये सारे राइट्स उनको दिए गए हैं। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें ये कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि मानव व्यापार है, या ज़बरदस्ती लोगों से मजदूरी करवाना, और 14 साल से कम उम्र के जो 14 ईयर से कम बच्चे हैं उनसे कोई भी किसी भी तरह की मजदूरी करवाना एक क्राइम होगा। फोर्थ है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो इसमें यह है कि सभी जो सिटीजन्स हैं उन्हें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार दिया गया है, कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको कहीं भी फैलाने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। फिफ्थ है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. तो इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, कि मतलब रिलीजियस या लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी, मतलब वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ रिलीजन के लेकर भी हो सकती है, कास्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, उसके प्रोग्रेस के लिए, या उनके अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का उन्हें अधिकार होगा। लास्ट एंड सिक्स फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसमें यह है कि दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट।
इसमें ये राइट दिए गए हैं कि यदि किसी सिटीज़न को, किसी भी नागरिक को ये लगता है कि स्टेट के द्वारा उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें उनके अगेंस्ट जाया जा रहा है, कि स्टेट उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसमें वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में जा सकता है और क्लेम कर सकता है। दिस इज द लास्ट and fifth key feature of a constitution is secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. तो जो यहाँ पे सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि जैसे कि सभी धर्मों को, जितने भी रिलीजन्स हैं, उन सभी को इक्वल समझा जाए और कोई भी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. तो अब इसमें यहाँ से हमें ये समझना होगा, हम ये समझने भी लगे हैं कि कभी कभी जो देश की जो हिस्ट्री होती है वो ये डिसाइड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके जो मेंबर्स थे, उन्होंने कॉलोनियल रूल से जो एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ पे सबका एक्सप्लॉयटेशन होता था, किसी को कोई भी राइट नहीं था, कोई भी फ्रीडम नहीं थी, तो इन्होंने इन सब चीज़ों को देखकर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और उनके रूल्स और रेगुलेशंस को डिसाइड किया था। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्री की हिस्ट्री को देखकर ही संविधान तैयार किया जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया जाता है, जिससे आगे आने वाली जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो उन लोगों ने फेस किया था वो आने वाली जनरेशन जो है उसे फेस ना करना पड़े। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to. तो इसमें इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो भी गाइडलाइंस लिखी जाती हैं, जो भी आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को ले आउट किया जाता है, उन्हें सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी चाहे उन्होंने उन रूल्स को बनाया है फिर भी उन्हें उसे फॉलो करना ही होगा। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ए चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। जैसे कि एक फुटबॉल का गेम है, अगर उसमें किसी रूल को चेंज कर दिया जाए तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसी तरह से टाइम टू टाइम उसमें कुछ अमेंडमेंट होते रहे हैं, चेंजेस होते रहे हैं, जिससे क्या होता है कि देश का जो बुनियादी स्वरूप होता है, जो कि रियल उसका रूप है, वो भी चेंज हो जाता है। Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. यही बात है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी मेजर चेंज का मतलब है उस कंट्री का फंडामेंटल नेचर चेंज हो जाना, जो कि उसका बुनियादी रूप होगा, स्वरूप होगा, वो बदल जाएगा। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. जैसे कि नेपाल में हम ये देख चुके हैं कि वहाँ पे पहले मोनार्की सिस्टम था। अब जब मोनार्की सिस्टम से नेपाल में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया तो उनको जो पहले के जो रूल्स थे वो मोनार्की के हिसाब से बने हुए थे। अब अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी को लाना है तो उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेना पड़ा, तो जिसमें क्या था कि डेमोक्रेसी अगर आई है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें बिल्कुल नया ही अडॉप्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में इसके कॉन्स्टिट्यूशन के सभी फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है वो दैट इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट, जो कि समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो इसके साथ ही हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं।
और आप भी अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग। थैंक यू।